हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th में नेशनल इनकम, है ना। हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया था और उसके कुछ एमसीक्यूज भी मैंने आपको करवाए थे। अब सेकंड और थर्ड नेशनल इनकम, पहले नेशनल इनकम्स के लिए हमें कुछ वर्ड्स याद करने होंगे, कुछ मीनिंग्स के इनके क्या मतलब होते हैं, फिर हम उनके फॉर्मूलों पे जाएंगे और फिर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। नेशनल इनकम पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है जिसे हम बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते, लेकिन यदि इसे समझेंगे नहीं तो हमसे प्रैक्टिकल नहीं होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर वर्ड आएगा डोमेस्टिक टेरिटरी, जीडीपी, एनडीपी, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, ट्रांसफर इनकम, फैक्टर इनकम। तो ये सब हम जब कहेंगे कि इसे ऐड कर दो, इसे लेस कर दो, तो आपको पहले पता होना चाहिए ना कि इनके मतलब क्या हैं। जब तक आपको इनके मीनिंग पता नहीं होंगे हम सॉल्व कैसे करेंगे। इसलिए पहले हम 2 वीडियो में इनके बेसिक कंसेप्ट, मीनिंग समझेंगे और आप इनको याद भी कर लेना और उसके बाद फिर हम प्रैक्टिकल पे जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको कुछ वर्ड्स की डेफिनेशन विद एग्जांपल्स, टाइप्स समझा रही हूँ। 1 बाय 1 आप इसको ऐसे ही याद कर लीजिएगा और उसके बाद फिर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। तो करें स्टार्ट। सबसे पहला वर्ड डोमेस्टिक टेरिटरी, इकोनॉमिक टेरिटरी, दोनों का मतलब सेम है। हमारे देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्री, जहां पर हम मतलब हमारा देश, जो नक्शा हमारा बना हुआ है उसकी पूरी ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर हमारे यहाँ के जो लोग हैं, है ना, जो पैसा कमाते हैं, काम करते हैं, इकोनॉमिक टेरिटरी। तो डोमेस्टिक टेरिटरी में का मतलब क्या होता है, तो ज्योग्राफिकल बाउंड्री बोल सकते हैं, या फिर यदि हमें डेफिनेशन देखनी हो तो इट इज द टेरिटरी administrated by the government within which person goods capital circulate freely। वो बाउंड्री जो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखी है कि ये हमारी बाउंड्री है और जहां पर आदान प्रदान गुड्स का, कैपिटल का इजीली हो जाता है। मतलब हम जहाँ कहीं भी, हमारे देश के किसी भी कोने में हम कहीं भी जाकर रह सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। तो ये हमारी पूरी कौन सी टेरिटरी हो गई, डोमेस्टिक टेरिटरी। फिर से डोमेस्टिक टेरिटरी मींस द पॉलिटिकल फ्रंटायर ऑफ अ कंट्री, ठीक है। जहां तक हमारा पॉलिटिकल फ्रंटायर है मतलब हमारे देश का शासन, हमारी जहां जहां सरकार, अब तो जम्मू कश्मीर भी हमारे इसमें आने लग गया है, ये सब हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। हमारा भारत का हर कोना जहां पर हमारा पॉलिटिकल काम चलता है, सरकार जहां पे शासन करती है, ठीक है, ये पूरी पॉलिटिकल फ्रंटायर जो है वो क्या कहलाती है, डोमेस्टिक टेरिटरी। हमारे देश का हिस्सा, हर एक हिस्सा। आप नक्शे को देखो, नक्शे में आपको मिलेगा ना पूरा, तो ये पूरा हमारी क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी, जहां हम कहीं भी जाकर किसी भी कोने में काम कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन इस डोमेस्टिक टेरिटरी में बाहर के लोग भी आकर रहते हैं, है ना। तो जो बाहर के लोग हमारे देश में आके रह रहे हैं तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं है। तो कौन सी चीजें हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होती हैं, हम पहले वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले शिप एंड के एयरक्राफ्ट ओन एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। हमारे देश के शिप्स, हमारे देश के एयरक्राफ्ट जो हमारे हैं, ओन्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट भारतीय निवासी, हमारे यहाँ के जो लोग हैं उनके एयरक्राफ्ट, इंडियन एयरलाइंस। अब देखो ये हमारे यहाँ की हैं, लेकिन जब ये यात्रा करती हैं, ट्रैवल करती हैं, तो ये दूसरे देशों में भी जाती हैं। तो ये किसके अंदर आएंगी, हमारी टेरिटरी में इंक्लूड होंगी कि उनकी टेरिटरी में, हमारी टेरिटरी में। क्यों, क्योंकि ये हमारे हैं। तो हमारे देश के शिप्स, एयरक्राफ्ट जो विदेशों में भी जाते हैं पर घूम फिर कर वापस हमारे यहाँ आते हैं, तो ये कौन सी टेरिटरी में इंक्लूड होंगे, डोमेस्टिक टेरिटरी।
Second, fishing vessels, oil and natural gas rigs and floating platform operated by the resident of a country in the international water where they have exclusive right of operation. देखिए, समुद्र, महासागर, ये जो बड़े बड़े, इन पर किसी एक व्यक्ति का हक नहीं होता है, एक कंट्री का हक नहीं होता है, लेकिन हर एक कंट्री की अपनी बाउंड्री होती है कि इस पर भाई हमारा हक होगा, या ये हमारे जो समुद्र में तेल के कुएं होते हैं, वेसल्स होती हैं, ये सब किसकी अंडर में आ रहे हैं। तो जो हमारे अंडर में आ रहे हैं, जिन पर हमारे देश की गवर्नमेंट का शासन है या जो राइट्स है, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होंगे। यानी इंटरनेशनल वाटर तो किसी का नहीं है, लेकिन जहां पर गवर्नमेंट जो हमारे ऑपरेशन में आते हैं, हमारे अधिकार में आते हैं, हमारे राइट्स में आते हैं कि इन पर हमारा अधिकार है, हम यहाँ से जो भी निकालेंगे समुद्र में से वो हम रखेंगे, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट, एम्बेसीज, कंसल्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। देखो, एम्बेसीज, दूतावास, भारतीय दूतावास, हमारे यहाँ इंडियन एम्बेसीज बाहर भी होती हैं। अगर रशिया, ब्रिटेन, लंदन, यूके, हर जगह इंडियन एम्बेसीज मतलब हमारे यहाँ के, हमारे देश के ऑफिस बाहर हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ के लोग बाहर भी रह रहे हैं, इंडिया के बाहर। यदि उन्हें कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो यहाँ आएंगे क्या? नहीं, वो वहाँ के ऑफिस में जाकर बात करेंगे। तो हर एक एम्बेसीज जो हमारे देश के बाहर है, लेकिन किसकी है? इंडिया की। तो इंडियन एम्बेसीज या हमारे यहाँ के मिलिट्री के ऑफिस या जो भी है, जो बाहर है, एस्टैब्लिश्ड है, वो हमारी टेरिटरी में ही इंक्लूड होंगे। थोड़ा सा मैं आपको बात करूं कि आप ये टेरिटरी क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मतलब हमारे देश की आय। तो हमारे देश की इनकम को निकालने में हमें किन लोगों की इनकम को ऐड करना है, तो हमें हमारे लोगों की इनकम को ऐड करना है। तो हमारे लोगों का आप डिसीजन कैसे लोगे कि ये हमारे लोग हैं? तो डोमेस्टिक टेरिटरी है ना। तो डोमेस्टिक टेरिटरी में कौन कौन इंक्लूड होंगे? वेसल्स, शिप, एयरक्राफ्ट और कंसल्स, मतलब ऑफिसेस, इंडियन एम्बेसीज जो कहीं भी हो, मतलब हमारे यहाँ का कोई भी चीज, कोई भी ऑफिस यदि वो हमारे यहाँ का है और वो बाहर वर्क कर रहा है, तो वो बाहर का नहीं बल्कि हमारे यहाँ का कहलाएगा डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है। अब बात आती है डोमेस्टिक टेरिटरी डज नॉट इंक्लूड, इसका अपोजिट। जैसे कि हमारे ऑफिस बाहर हैं, तो वैसे बाहर वाले लोगों के भी तो ऑफिस यहाँ है। हमारे यहाँ जापान की भी एम्बेसीज होंगी, चाइना की भी होंगी, अमेरिका की भी होगी, लंदन की भी होगी, सबकी एम्बेसीज हमारे यहाँ भी होंगी, उनके ऑफिस हमारे यहाँ भी है। तो वो ऑफिस हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होंगे। एम्बेसीज, कंसल्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री, है ना, बाहर के जो हमारे यहाँ जो बाहर है वो इंक्लूड होंगे, और बाहर वालों के हमारे यहाँ जो है वो इंक्लूड नहीं होंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएनओ, WHO लोकेटेड विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया, है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनाइटेड नेशन, तो ये जितने भी बाहर के जो ऑफिसेस हैं, इंटरनेशनल जो वर्क करते हैं, इनके लोग यहाँ पर भी होंगे, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होंगे, क्योंकि वो किसी एक देश को रिप्रेजेंट नहीं करते। तो WHO, UNO, ये जो बड़े बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके ऑफिसेस, वर्कर जो भी हैं, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होंगे। तो फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो क्या था? डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या इंक्लूड होगा और क्या इंक्लूड नहीं होगा। बात इतनी सी है बेटा कि हमारे देश में जितने भी लोग हमारे यहाँ रह रहे हैं, रहते हैं, जो हमारे यहाँ के हैं, नॉर्मल रेसिडेंटशिप जिनको मिल गई है, वो सब जो भी कमाएंगे वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। हमारी जो पूरी बाउंड्री है वो डोमेस्टिक टेरिटरी है।
हमारे यहाँ के लोग बाहर जाएंगे तो भी वो डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होंगे, लेकिन बाहर के लोग हमारे यहाँ आएंगे तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होंगे। अभी और डिटेल में जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में 101% आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नॉर्मल रेसिडेंट। सबसे पहले नॉर्मल रेसिडेंट, साधारण निवासी, बार बार आएगा, ये क्या होता है? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। नॉर्मल रेसिडेंट, नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन who ordinarily resides in the country and whose center of economic interest also lies in that country। इसका क्या मतलब हुआ? हर वो व्यक्ति जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब पैसा कमाना और खर्च करना, हर वो व्यक्ति जो हमारे देश में रह रहा है, पैसे कमा रहा है और खर्च कर रहा है, कमा भी रहा है और खर्च भी कर रहा है, वो व्यक्ति भी हो सकता है, संस्था भी हो सकती है, वो सब क्या कहलाते हैं? नॉर्मल रेसिडेंट। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब जिनका यहीं पे आधार है कमाना और खर्च करना। तो हर वो व्यक्ति जो कमाता है और खर्च करता है इंडिया में, हमारे यहाँ, वो कहलाएगा नॉर्मल रेसिडेंट। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, वही जो मैंने अभी आपको बताया। द रेसिडेंट लिव्स और इज लोकेटेड विद द डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी रहता है वो नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा। डोमेस्टिक टेरिटरी अभी हमने समझी, तो डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी आता है वो सब क्या कहलाता है? नॉर्मल रेसिडेंट। सेकेंड, द रेसिडेंट कैरीज आउट बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ अर्निंग, स्पेंडिंग एंड एक्यूमुलेशन फ्रॉम दैट लोकेशन। यहीं कमा रहे हैं, यहीं स्पेंड कर रहे हैं और यहीं पे रह भी रहे हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि रहते बाहर है और यहाँ के कमा और खर्च कर रहे हैं। यहीं लोकेटेड हैं, यहीं रहते हैं, यहीं कमाते हैं और यहीं खर्च करते हैं। तो डोमेस्टिक टेरिटरी में रहने वाला जो भी व्यक्ति है, हमारे यहाँ जो डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होते हैं वो सब नॉर्मल रेसिडेंट कहलाते हैं, और इनके द्वारा कमाया, खर्च, रहना तो भी वो नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएंगे। फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूड अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट। लेकिन नॉर्मल रेसिडेंट में कुछ लोग इंक्लूड नहीं होंगे। वो कौन लोग हैं जो नॉर्मल रेसिडेंट में इंक्लूड नहीं होंगे? फर्स्ट, फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स। जो फॉरेन टूरिस्ट है, बाहर के जो लोग हैं, वो यहाँ क्यों, यहाँ सिर्फ आए हैं कुछ दिन रहने के लिए, कुछ दिन उन्होंने यहाँ पे रहेंगे, खर्चा करेंगे, रहेंगे और फिर चले जाएंगे, लेकिन उनके आगे क्या नाम लिखा है? फॉरेन टूरिस्ट। तो वो हमारे यहाँ के नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहलाएंगे। नेक्स्ट, फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, ऑफिशियल, डिप्लोमेट्स एंड मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेस। बाहर की फोर्सेस, बाहर यहाँ के जो विदेशी एम्बेसीज हैं जो यहाँ पे हैं, तो उनका स्टाफ, जो वर्कर्स होंगे वो बाहर के यदि रह रहे हैं, मतलब बाहर के लोग जो उनके ऑफिस में काम कर रहे हैं वो रह यहाँ रहे, लेकिन वो यहाँ के नहीं है बल्कि कहाँ के हैं? बाहर के वर्कर्स हैं, बाहर की फोर्सेस है, वो यहाँ रह रही है, तो वो भी हमारे नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहलाएंगे। अब आप कह सकते हो मैम बाहर की फोर्सेस के लोग तो यहीं रह रहे हैं, यहीं खर्च कर रहे हैं, यहीं कमा रहे हैं, फिर लेकिन वो हमारे यहाँ के नहीं है, वो बाहर के हैं, इसलिए नॉर्मल रेसिडेंट में वो लोग इंक्लूड नहीं होंगे। ये ध्यान देने वाली बात है। अभी हमने कहा जो यहाँ रहते हैं, कमाते हैं, खर्च करते हैं, वो नॉर्मल रेसिडेंट है, लेकिन बाहरी व्यक्ति, बाहर का स्टाफ है, फॉरेन स्टाफ है, वो यहाँ काम कर रहा है, तो वो नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहलाएगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएनओ, WHO, इनके जो लोग हैं, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी नॉर्मल रेसिडेंट में नहीं आएंगे। ये इंस्टीट्यूशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए भी नॉर्मल रेसिडेंट में इंक्लूड नहीं होंगे। एम्प्लॉइज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में यदि एम्प्लॉइज जो है वो बाहर के हैं,
है ना, अमेरिकन वर्किंग इन ए यूएनओ ऑफिस लोकेटेड इन इंडिया विल बी ट्रीटेड एज नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। एग्जाम्पल मैंने कहा यूएनओ ऑफिस है इंडिया में, ठीक है, लेकिन जो वहां पे वर्कर्स काम कर रहे हैं वो अमेरिका के हैं, तो वो नॉर्मल रेसिडेंट हमारे यहाँ के नहीं बल्कि किसके कहलाएंगे, अमेरिका के। सिंपल सी बात है बेटा, बाहर के व्यक्ति यहाँ काम कर रहे हैं लेकिन उन्हीं के ऑफिस में कर रहे हैं, इंडिया के ऑफिस में नहीं, उन्हीं के ऑफिस में। बाहर की जापान की एम्बेसीज है यहाँ, तो जापानी लोग जापानी एम्बेसीज में काम कर रहे हैं लेकिन है इंडिया में, पर वो है कौन, जापान की एम्बेसीज, काम कौन कर रहे हैं, जापानी लोग, तो वो हमारे नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहलाएंगे। नेक्स्ट, क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स, कमर्शियल ट्रेवल्स एंड सीजनल वर्कर्स, जो एक जगह के होते ही नहीं है ना, जहाजों में जो चलते हैं वो कभी कहाँ रह रहे हैं कभी कहाँ रह रहे हैं, शिप्स पे जो काम करते हैं, क्रू मेंबर्स पे जो काम करते हैं, तो वो नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहलाएंगे। बॉर्डर के जो वर्कर्स होते हैं वो एक कंट्री के नहीं होते हैं, बॉर्डर्स पे काम कर रहे हैं, तो वो भी नॉर्मल रेसिडेंट में नहीं कहलाएंगे। ठीक, तो नॉर्मल रेसिडेंट में कौन से लोग नहीं कहलाएंगे, बॉर्डर वर्कर्स, क्रू मेंबर्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर्स, एम्प्लॉइज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, फॉरेन स्टाफ एंड फॉरेन टूरिस्ट। बस इतने नाम याद रखने हैं कि नॉर्मल रेसिडेंट में ये इंक्लूड नहीं होंगे। अब रेसिडेंटशिप के बाद, रेसिडेंट नॉर्मल रेसिडेंट के बाद आता है सिटीजनशिप एंड रेसिडेंटशिप। नागरिकता, किसे हम सिटीजनशिप देते हैं और किसे हम रेसिडेंटशिप देते हैं। सिटीजनशिप का मतलब होता है इट इज बेसिकली अ लीगल कंसेप्ट बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ of the person or some legal provision allowing a person to become a citizen। भारतीय नागरिक, हर वो व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ है, जन्म लेते से ही उसको नागरिकता मिल जाती है, सिटीजनशिप मिल जाती है। यदि हर किसी व्यक्ति का जिसका जन्म भारत में हुआ है तो वो भारतीय नागरिक कहलाता है बर्थ से। तो दो कंडीशन होती है, इंडियन सिटीजनशिप कब मिलती है। इंडियन सिटीजनशिप तब मिलेगी व्हेन अ पर्सन इज बोर्न इन इंडिया, ही एक्वायर्स ऑटोमेटिक सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। जैसे ही उसका जन्म भारत में होता है वो इंडियन सिटीजन कहलाएगा। अ पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया applies for citizenship and Indian laws allows him to become Indian citizen। यदि कोई बाहर का व्यक्ति है, वो हमारे यहाँ रह रहा है और उसने हमारे यहाँ की नागरिकता के लिए मांगा है और इंडियन गवर्नमेंट ने उसे नागरिकता दी है, तो वो इंडियन सिटीजन कहलाएगा। ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये नेशनल इनकम के बेसिक हैं। नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, इंडियन सिटीजनशिप क्या होती है, ये सब आपको पता होना चाहिए, है ना, ताकि आगे चलकर आपको कंफ्यूजन ना हो। तो इंडियन सिटीजनशिप, भारतीय नागरिकता कब मिलती है, जब वो भारत में या तो जन्म लेता है या फिर इंडियन गवर्नमेंट उसे नागरिकता देती है। दो कंडीशन। अब बात आती है रेसिडेंटशिप कब होती है। इट इज एन इकोनॉमिक कंसेप्ट based on the basic economic activity performed by a person, an individual normal resident Bharatiya nivasi of a country, he ordinarily reside in the country for a period more than 1 year and his center of economic interest also lies in that country। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा आपकी लैंग्वेज में समझाती हूँ। भारतीय नागरिक अलग है और एक निवासिता, साधारण निवासी, नॉर्मल रेसिडेंट अलग है। बाहर के लोग यदि हमारे यहाँ के काम करके चले जाएंगे तो वो हमें कुछ पैसा देंगे ही नहीं, टैक्स नहीं देंगे। हम बोलेंगे भाई टैक्स दो, वो बोल देंगे हम तो यहाँ के निवासी हैं ही नहीं, हम तो बाहर के हैं, हम यहाँ टैक्स क्यों देंगे। इसीलिए बना रेसिडेंटशिप। यदि वो व्यक्ति जो 1 साल से हमारे यहाँ रह रहा है, मोर देन 1 ईयर,
ये सब हमें क्यों पढ़ना पड़ रहा है? इसलिए कि बाहर का कोई भी व्यक्ति जो 1 साल से ज्यादा हमारे यहाँ रह रहा है, यहीं कमा रहा है, यहीं रह रहा है और यहीं खर्च कर रहा है, तो उसे रेसिडेंटशिप मिल जाती है। रेसिडेंटशिप मिल जाने के बाद उसे हमारे यहाँ भी टैक्स देना पड़ता है। इसलिए रेसिडेंटशिप अलग होती है और सिटीजनशिप अलग होती है। सिटीजनशिप उसे ही मिलती है जिसका जन्म हमारे यहाँ हुआ है या जिसे गवर्नमेंट ने दिया हो, और रेसिडेंटशिप हर उस व्यक्ति को मिल जाती है जो 1 साल से ज्यादा इंडिया में रह रहा हो, कमा रहा हो, खर्च कर रहा हो, उसे रेसिडेंटशिप मिलती है। क्या मिलती है बेटा? रेसिडेंटशिप, सिटीजनशिप नहीं। अच्छे से समझो, बिल्कुल आएगा। सिटीजनशिप हमें जिसका जन्म यहाँ हुआ है वो सब सिटीजन है, इंडियन सिटीजन। रेसिडेंटशिप उसे मिलती है जो बाहर का है लेकिन जो 1 साल से ज्यादा यहाँ रह रहा है, कमा रहा है, खर्च कर रहा है, तो उसे क्या मिलेगी? रेसिडेंटशिप। तो हम लोगों ने 2 टॉपिक पढ़े, एक डोमेस्टिक टेरिटरी और एक रेसिडेंटशिप, सिटीजनशिप। एक और टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम बार बार पूरे चैप्टर में आएगी, इसे भी अच्छे से समझो। देखो, पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ कि आपके पापा आपको पॉकेट मनी दे रहे हैं, बिना कुछ किए आपको तो पैसे मिल गए, वो है आपकी ट्रांसफर इनकम। और जहां पर पापा ने वर्क किया, मेहनत की और पापा को जब पैसे मिलते हैं तो वो होती है फैक्टर इनकम। जब कमाया जाता है, काम किया जाता है, वर्क किया जाता है और पैसे मिलते हैं, वो होती है फैक्टर इनकम। और जहां पर कुछ भी नहीं करते हैं और बस मिल जाता है, स्कॉलरशिप मिल रही है, ग्रांट्स मिल रहे हैं, भारतीय सहायता मिल रही है ना, तो वो होता है ट्रांसफर इनकम। डेफिनेशन पढ़ते हैं। फैक्टर इनकम रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, है ना, ये सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन के लिए इन फैक्टर्स की जरूरत होती है। फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस में जो भी फैक्टर्स यूज किए जाते हैं उनके बदले में हम उन्हें पैसा देते हैं, मतलब उन्होंने पैसा कमाया। लेबर काम करती है हमारे फार्म हाउस पर, हम उनको मजदूरी देते हैं, तो वो उनकी क्या कहलाएगी? फैक्टर इनकम। फैक्टर्स जो काम करते हैं उनके बदले में हम उन्हें पैसा देते हैं, तो ये क्या कहलाती है? फैक्टर इनकम। ट्रांसफर इनकम रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न। यहाँ पे हम कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे हैं, बस ये वन साइडेड है, सामने वाले ने हमें पैसे दे दिए और हमने रख लिए, ये होती है ट्रांसफर इनकम। हम अभी बहुत बार पढ़ेंगे कि ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड नहीं करते हैं, फैक्टर इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, ये सब बाद के टॉपिक है। फिलहाल 2 इनकम, एक होती है फैक्टर इनकम, एक होती है ट्रांसफर इनकम। जो कमाई है वो फैक्टर इनकम, जो मिली बिना काम के वो ट्रांसफर इनकम। फिर डिफरेंस देखते हैं थोड़ा सा इसका। डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम, इसे भी याद करना है। मीनिंग, इट रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विस इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस में फैक्टर्स ने जो काम किया उनके बदले में उन्हें जो पैसा मिला वो क्या कहलाती है? फैक्टर इनकम। इट रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न। हम कोई प्रोडक्टिव सर्विस नहीं कर रहे हैं, हमें बस ऐसे ही पैसे मिल गए, तो वो कहलाती है ट्रांसफर इनकम। नेचर, फैक्टर इनकम, नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम। देखिए, डोमेस्टिक इनकम हमारे देश की इनकम, नेशनल इनकम जिसमें हमारी इनकम, हमारे यहाँ के जो लोग हैं कमा रहे हैं वो भी, और हमारे यहाँ के लोग जो बाहर कमा रहे हैं वो भी। डोमेस्टिक इनकम सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी की बात हो रही है, और हमारे यहाँ के लोग जो बाहर पैसा कमा रहे हैं, जब डोमेस्टिक इनकम में वो इनकम भी जुड़ जाती है तो वो बन जाती है नेशनल इनकम। अभी आगे पढ़ेंगे हम। फिलहाल फैक्टर इनकम को डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में इंक्लूड
करते हैं। बट ट्रांसफर इनकम को ना ही नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं और ना ही डोमेस्टिक इनकम, क्योंकि ये तो कमाई नहीं गई है, बस ऐसे ही मिल गई, तो ट्रांसफर इनकम नॉट इंक्लूडेड। कंसेप्ट, इट इज अर्निंग कंसेप्ट, कमाई जाती है। फैक्टर इनकम का कंसेप्ट कैसा है? अर्निंग, काम करते हैं, कमाते हैं, और ट्रांसफर इनकम रिसीव्ड होती है बिना काम किए। फिर एग्जांपल्स देख लेते हैं, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। और इसमें स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन्स, जो बुजुर्ग हो जाते हैं उनको पेंशन्स मिलती हैं, है ना, बेरोजगारी भत्ता बोलते हैं जिसको, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, बहुत सारी सरकारी सहायता मिलती है गरीब लोगों को या दूसरे लोगों को, स्टूडेंट्स को। तो ये कमाई नहीं गई है, सिर्फ मिल रही है, तो ये कौन सी इनकम कहलाती है? ट्रांसफर इनकम। तो फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। हम लोगों ने इस वीडियो में क्या देखा? डोमेस्टिक टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या इंक्लूड करते हैं, क्या इंक्लूड नहीं करते हैं, सिटीजनशिप, रेसिडेंटशिप, फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम। देखिए, हम 11th से 12th में आए हैं। 11th में हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ नहीं पढ़ा। नेशनल इनकम भी ये नहीं कहती हूँ कि टफ है, बट इसमें वर्ड्स समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, 2-3 वीडियोस अच्छे से बन जाने दीजिए, आप समझिए, आपको डेफिनेटली 101% नेशनल इनकम पूरा आएगा। ये मेरा वादा है आपसे कि आप सवाल 6 मार्क्स का बिल्कुल कर लेंगे। बट जैसे जैसे मैं थोड़ा थोड़ा आपको समझा रही हूँ, आप उतना उतना पहले याद करने की कोशिश करें। आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा अगर आपने 1 by 1 वीडियोस देखे और इनको कोशिश की करने की। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं गुड्स के बारे में पूरा बताऊंगी कि कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, फाइनल गुड्स क्या होते हैं, और उसके बाद हम जाएंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे। तो 4 से 5 वीडियोस में हमारा बेसिक कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम कंप्लीट होगा, फिर हम 6 मार्क्स के क्वेश्चन पे जाएंगे। आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, अपने फ्रेंड्स को, अपने साथ के लोगों को शेयर कीजिए कि इतना याद करें। जैसे ही नेक्स्ट वीडियो मिलेगा, फिर हम नेक्स्ट वीडियो की तैयारी अच्छे से करना, तो फिर आपके नेशनल इनकम के सारे क्वेश्चंस आराम से होंगे, पक्का 101%। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसकी तैयारी अच्छे से करना, यदि कहीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना। बाय।